हेलो दोस्तों। एजुकेशन आपका स्वागत करता है दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में। आज की हम आज की हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो दो तरह के आपके सेक्टर होते हैं, एक ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वो सेक्टर होता है जहां पर काम की कंडीशन फिक्स हो, आपको पेड लीव्स भी मिलती हो, हेल्थ के बेनिफिट भी मिलते हो और बाकी इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलती हो। यानी कि जहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके मिलते हैं और आपको परमानेंट काम मिलता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। इसके उल्टा ऐसा सेक्टर जहां पर काम की कंडीशन फिक्स ना हो, जहां पर रेगुलर सैलरी ना मिलती हो, जहां पर जरूरत हो तभी काम पर रखा जाता हो, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम वर्क, there is no provision for paid leaves, unsecure employment, and largely outside the control of largely outside the control of गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो। तो बेसिकली यहां पर क्या है, इसका जो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नो प्रोविजन फॉर पेड लीव्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फिस्कल पॉलिसी बनाती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि भाई जो आपके रेपो रेट क्या रहेगी और आपकी सीआरआर क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, वो भारत में कौन तय करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है वित्त आयोग, नीति आयोग, या आरबीआई, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर मौद्रिक नीति को कौन बनाता है, तो भारत के अंदर मौद्रिक नीति को बनाता है आरबीआई। आरबीआई भारत के अंदर मौद्रिक नीति को बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंस कमीशन का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस का वर्णन है। नीति आयोग गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है जो 1 जनवरी 2015 को बना था। इसके अलावा रिजर्व बैंक से ऑफ इंडिया 1934 में बना था, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा 1935 में बना था। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था और शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सी डी देशमुख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और उससे पहले ये 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये भी 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके बना था। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आरबीआई। आरबीआई भारत के अंदर सारे वित्त को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा आरबीआई का काम नहीं है। तो आरबीआई के काम में अगर हम बात करें यहाँ पर, अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है आरबीआई का क्या काम नहीं है। तो मॉनेटरी मैनेजमेंट आरबीआई का काम है, पैसे को देखना। गवर्नमेंट डेब्ट का मैनेजमेंट आरबीआई का काम है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आरबीआई का काम है, यानी कि भारत का जो पैसा है वो डॉलर के मुकाबले में कितने में बिकेगा वो सही है। लेकिन वो कह रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा जमा कराना, तो ये आरबीआई का काम नहीं है, ये बैंकों का काम है। अगला कह रहा है कौन से साल में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। तो भारत ने क्या किया था, जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत ने क्या किया था, अपने बाउंड्री को क्लोज कर दिया था कि हम दूसरे देशों से व्यापार नहीं करेंगे या कम व्यापार करेंगे, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम हमें ये महसूस हुआ कि भाई हमारे पास पैसे की कमी हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई है, तो हमने फिर अपने गेट को खोल दिया बाहर के देशों के लिए।
और ये हमने राव मनमोहन मॉडल के आधार पर किया था। और ये हमने कब किया था? 19 ऑप्शन में आपके दे रहा है 1985। इसके अलावा 1985, 1991 और 1993। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1991। 1991 को क्या किया गया था? ठीक है, आपका एलपीजी भारत ने अपनाई थी। अगला कह रहा है टेरिटरी विच इज अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट इज कॉल्ड। वो क्षेत्र जो दूसरे राज्य के अंडर में होता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको कम्युनिटी कहते हैं? क्या उसको कॉलोनी कहते हैं? या उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं? या प्रोवेंसी कहते हैं? तो बेसिकली क्या है, एक आपने नाम सुना होगा कॉलोनी का। तो कॉलोनाइजेशन क्या होता है? दूसरे देश पर कब्जा करना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका कॉलोनाइजेशन। अगला कह रहा है इज एन ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये किसमें होता है कि हर कोई व्यक्ति वोट डालेगा और हर किसी के वोट की वैल्यू वन होगी? तो क्या ऐसा ऑटोक्रेसी में होता है? और या ऐसा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार, ऑटोक्रेसी मतलब जब एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना शासन चलाता है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्लूटोक्रेसी या थ्योरोक्रेसी। तो भाई एक व्यक्ति की एक वोट की जो वैल्यू होती है वो डेमोक्रेसी के अंदर होती है, ठीक है, और कोई सी व्यवस्था में वो नहीं होती। तो डेमोक्रेसी का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अगला कह रहा है प्रोविजन ऑफ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट गिवन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में किसी नए स्टेट को या तो एस्टेब्लिश किया जाता है या कोई एडमिशन किया जाता है? तो इसका जो आर्टिकल है, ठीक है, वो है आपका आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत भारतीय यूनियन के अंदर नए स्टेट को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कौन सा इनमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मूल कर्तव्य है? ठीक है, कौन सा इनमें से एक मूल कर्तव्य है? तो वो कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो बेसिकली कानून के समक्ष समानता तो एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा कह रहा है नोट टू प्रोमोट अनटचेबिलिटी, कि भाई अनटचेबिलिटी को प्रमोट ना करना, क्या ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? नेक्स्ट कह रहा है नोट टू यूज टाइटल, टाइटल का प्रयोग ना करना, तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि देश के लिए अपने प्राणों तक न्योछावर करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे संविधान के चौथे भाग के ए पार्ट में, फोर्थ ए में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिनको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में, ठीक है, इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अगला कह रहा है विच वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में पूछ रहा है सबसे फेमस कौन थे, मगध, कौशल, वत्स या अंग। तो जो सबसे जो फेमस थे उसमें मगध सबसे ज्यादा फेमस था, जिसकी हरियंक डायनेस्टी फाउंडर थी, अजात शत्रु, ठीक है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त हुआ, अशोक हुआ, बिंदुसार हुआ, बिंबिसार हुआ, ठीक है, महानंद हुआ, पद्मानंद हुआ। जितने भी आपके फेमस रूलर इस तरह के हुए वो सारे मगध में ही थे, ठीक है। चाणक्य भी आपके चंद्रगुप्त के जो शिष्य गुरु थे, ठीक है, वो भी मगध से ही जुड़े हुए थे। अगला कह रहा है इन विच ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया सिल्वर कॉइन आर मेंशन एज रुपया, रुपया रूपा, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि कौन से एक, ठीक है, कौन से बुक के अंदर रुपया का मेंशन है? ठीक है, पहला कह रहा है उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है भाई 106।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कह रहा है अर्थशास्त्र या भगवत गीता। तो अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली रुपये का मेंशन है, और अर्थशास्त्र को चाणक्य, जिनके दो और नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उन्होंने लिखा है। और इसके अंदर ही इन्होंने 7 पिलर थ्योरी ऑफ स्टेट दी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ मास टू ब्रेक द सोल्ट लॉ इन इंडिया। भारत के अंदर नमक कानून को तोड़ने को लेकर किसने एक यात्रा करी थी? लाला लाजपत राय ने, सरोजिनी नायडू ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, आपका 1930 में, ठीक है, 12 मार्च 1930 को उन्होंने यात्रा शुरू करी थी। जो 24 दिन की यात्रा 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 को खत्म हुई थी। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अपने आश्रम साबरमती से करी थी। और इस यात्रा की जो एंड होता है वो आपका, ठीक है, दांडी नामक, गुजरात में दांडी नामक तट पर जाकर उन्होंने नमक बनाया था। नमक बनाने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, शुरू किया था। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें भगत सिंह से रिलेटेड आपने याद रखना है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। जॉन सॉन्डर्स की इन्होंने मर्डर किया था और पार्लियामेंट पर बम गिराया था। इनके साथ दो और व्यक्ति, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई थी। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो पार्टी थी उससे ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। सरोजनी नायडू, ठीक है, जिनको सरोजनी नायडू, जिनको क्या बोलते हैं, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। लाला लाजपत राय से याद रखना है आपने, ठीक है, लाल बाल पाल में जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, इन्होंने ही महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, इन्होंने ही महाराष्ट्र के अंदर गणेश उत्सव की शुरुआत करी थी। अगला कह रहा है हु बिकम द मेजर स्पोक पर्सन ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर 1934। इनमें से कौन सा मुस्लिम लीग के आपके क्या बन गए थे, स्पोक पर्सन बन गए थे? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बादशाह खान या मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला कह रहा है विच वर्ण वॉज द फोर्थ प्लेस अमंग द फोर नोन एज वर्णास। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था थी, 4 वर्ण जिसमें माने जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे टॉप पे यानी कि पहला वर्ण माना जाता था ब्राह्मण, जिनका काम होता था पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, नए राजा को शपथ दिलाना। दूसरे पे आ जाते थे आपके क्षत्रिय, जिनका काम था राजपाट संभालना, ठीक है, युद्ध करना, सेना रखना। तीसरे पे आ जाते थे आपके वैश्य, जिसमें किसान पशुपालन आ जाते थे, और ये क्या करते थे, खेती वगैरह, व्यापारी सब इसमें आ जाते थे। लास्ट जो आते थे वो थे शूद्र, ठीक है, जिनका काम था चारों वर्णों की सेवा करना। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले या राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है वो है ज्योतिबा फूले। इस क्वेश्चन से अलावा आपने राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखना है, ब्राह्मो समाज के फाउंडर थे। इसके अलावा भारत में सती प्रथा को एंड कराने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलो, नेक्स्ट कह रहा व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेट लेंथ इन किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। देखो, भारत की तटीय रेखा की लंबाई पूछ रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप जो आपके आइलैंड है लक्षद्वीप वगैरह, इस इनको भी ऐड कर लो तो कितनी होती है? ऑप्शन कह रहा है 7,800, 9,328, 9,658, 7,556। तो बेसिकली इसकी जो बैठ जाती है ये हो जाती है आपके करीब 7,556। तो जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इन विच डायरेक्शन इंडिया इज नॉट बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। देखो, क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया। आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हिमालय है, हिमालय कैसा माउंटेन है? तो हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, जो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन चट्टान के टकराने से बना, जिसमें जो यूरेशियन प्लेट थी वो नीचे भारी थी, वो नीचे धस गई,
और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन थी वो अपलिफ्ट हो गई, ऊपर बन गई, जिससे माउंटेन बन गया। अब वो कह रहा है हिमालय भारत को किस दिशा में नहीं घेरता है। ऑप्शन कह रहा है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन उसने ये कहा है कि कौन सी दिशा में नहीं घेरता है। तो आपको अगर भारत की वो पता है तो आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ में तो खुद है ही है, लेकिन वेस्ट की साइड नहीं है। ठीक है, वेस्ट की साइड हिमालय नहीं है भारत के। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट के अंदर माउंटेन है, और साउथ में तीनों तरफ से क्या है, वाटर बाउंड्री है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका वेस्ट। 17 क्वेश्चन की बात करें, बियॉन्ड द दिबांग गोर्ज द हिमालय बैंड टूवर्ड्स साउथ एंड मेक द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया विच इज नोन एज। होता क्या है, हिमालय का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वैसे तो वो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, जैसे ये भारत हो गया, भारत, ठीक है, इसमें हिमालय ऐसे फैला हुआ है, लेकिन ये यहाँ के बाद हिमालय ऐसे मुड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो वो कह रहा है कि जहां से ये हिमालय मुड़ जाता है, ठीक है, ऊपर से आता हुआ हिमालय ऐसे मुड़ जाता है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो कह रहा है उस रेंज को क्या नाम दिया जाता है। तो शिवालिक कहते हैं क्या? तो शिवालिक तो नहीं कहते। अगर हिमालय को हम ऊंचाई के आधार पर बांटते हैं तो तीन हिस्से होते हैं, सबसे ऊंचे वाले को हिमाद्री, फिर आपका हिमाचल और तीसरे को शिवालिक। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल भी नहीं कहते, पीर पंजाल भी क्या है, हिमालय की चोटी है। अगला कह रहा है हिमाचल, हिमाचल भी नहीं कहते। दूसरे नंबर के जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। इसका जो सही नाम है वो है पूर्वांचल। ठीक है, पूर्व के हिस्से को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। अगला कह रहा था इंटायर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ द विच टाइप ऑफ सॉइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो उत्तर भारत है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर भारत के अंदर जो इसका सही आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या एरिड सॉइल। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है वो है एलुवियल सॉइल। पूरा उत्तर भारत, ठीक है, नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट लाया जाता है उससे बना है। तो सही आंसर इसका है एलुवियल सॉइल से बना है आपका भारत का, उत्तर भारत का मैदान, जिसमें गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये नदियां क्या करती है, अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिक्स मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमंग द सिक्स मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो किसी जगह की क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करती है। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम सी प्रभावित करती है। ऐसे इलाके जो समुद्र के नजदीक होते हैं वहां ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। दूसरा कहता है लैटिट्यूड, तो भाई किसी जगह की ऊंचाई भी डिटरमाइन करती है। अगर कोई ऊंची जगह होगी, ज्यादा ऊंचाई पर होगी, तो वहां पर सर्दी ज्यादा होगी। अगला कह रहा है ओशन करंट, समुद्र की लहरें भी डिसाइड करती है। अगर समुद्र की लहरें गर्म हैं, ठीक है, अगर समुद्र की लहरें गर्म है तो वहां का तापमान गर्म हो जाता है, अगर समुद्र की लहरें ठंडी है तो वहां का तापमान ठंडा हो जाता है। लेकिन ह्यूमन इन्फ्लुएंस, तो ह्यूमन इन्फ्लुएंस एक दिन में नहीं करता। ठीक है, एक लंबे टाइम पर ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंस है वो वहां की क्लाइमेट को डिटरमाइन कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमन इन्फ्लुएंस। अगला कह रहा है हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया। भारत के अंदर, भारत के अंदर कितने नेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से नेशनल हाईवे होते हैं ऐसे हमने कुछ रूट को नेशनल वाटरवेज भी मान रखा है। तो नेशनल वाटरवेज की संख्या है 111, 111। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल विच। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल को कहेंगे, ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, जो मैग्नेट के तरफ हमेशा अट्रैक्ट हो जाए। नेवर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ कभी भी अट्रैक्ट ना हो। ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम अ मैग्नेट, जो हमेशा मैग्नेट से दूर भागते हो। या ऑल ऑप्शंस इज करेक्ट, या सारे ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलेंगे ऐसे मटेरियल जो हमेशा मैग्नेट से क्या होते हो, अट्रैक्ट होते। जब लाइक पोल मिल जाते हैं तो रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल मिल जाए यानी कि एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ मिल जाए तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। अगला कह रहा है व्हाट आर द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर विच कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड अ स्क्वायर। वो कह रहा है ऐसी इमेज को, ऐसी चित्र को क्या कहेंगे जिसको स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता हो। तो कह रहा है वो रियल कहेंगे क्या,
रियल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है, इमेजनरी मतलब काल्पनिक, और डुप्लीकेट मतलब डबल। तो जो लास्ट के दो वर्ड है ये तो वैसे ही ऑप्शन डालने के लिए दे दिए। इमेज दो ही तरह की होती है, या तो रियल होती है, वर्चुअल होती है। अगर स्क्रीन पर बन जाए तो रियल है, अगर स्क्रीन पर ना बने तो वर्चुअल है। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि जो स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती उस इमेज को हम कहते हैं आपका वर्चुअल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। इनमें से कौन सा कैपिलरी का एक्शन नहीं है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन स्ट्रो, ठीक है, जो स्ट्रो से आप पानी लेते हो, जैसे आप फ्रूटी वगैरह आप पीते हो, एक तो वो कह रहा है। टीयर मूविंग थ्रू टीयर्स डक्ट, जो आंसू जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, जो साबुन में झाग बनते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर, तो बाकी सारे हैं, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, कि जो बबल बनते हैं साबुन में, वो इसका ऑप्शन, वो कैपिलरीज का उसमें कुछ रोल नहीं है। अगला कह रहा है व्हाट आर द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर एक्सचेंज इन इंसेक्ट। जो पौधों के अंदर हवा को पास करने के लिए जो एक्सचेंजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन कह रहा है स्पाइरिकल्स कहते हैं क्या, ट्रैकिया कहते हैं क्या, ब्रोंकई कहते हैं क्या, या ट्यूब्स कहते हैं क्या? तो जो ट्रैकिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नेटवर्क, हवा का ऐसा नेटवर्क जिसमें इंसेक्ट क्या करते हैं, आपके चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। अगला कह रहा है बाय विच प्रोसेस द वाटर इवापोरेट थ्रू द स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके तहत, ठीक है, जो पानी है वो स्ट्रोमेटा के द्वारा क्या हो जाता है, आपका इवापोरेट हो जाता है। ऑप्शन कह रहा है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, तो वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे खाना बनाते हैं। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ट्रांसपीरेशन कहते हैं क्या। चौथा कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं क्या। पांचवा कह रहा है इवापोरेशन कहते हैं क्या। तो जो सही आंसर इसका ना ट्रांसपीरेशन है। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जनरली क्या होता है, जो आपकी मेटल होती है वो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ठीक है, और जो नॉन मेटल होती है वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब अगर आपको ये पता है तो आप यहां से छांट लो कि कौन सी इनमें से नॉन मेटल है। तो लिथियम, सोडियम, ज्वलनल, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील दो धातु है जिनमें जल्दी आग लग जाती है। अगला कह रहा है मैग्नीशियम और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन एक गैस का नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन से मेन चीज आपको ये समझनी थी, जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव। एक मोर रिएक्टिव कौन सी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को ऑप्शन ए कह रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं क्या। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा डिकम्पोजिशन, या रिडॉक्स। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब एक ज्यादा ताकतवर मेटल अपने से कम ताकतवर मेटल को हटा देती है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेस यानी कि जगह से हटा देना। बाकी बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, एसिड बेस के असर को खत्म कर देता है, बेस एसिड के असर को खत्म कर देता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। किसी भी चीज के जलने को एयर की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन कह जाते हैं। रिडॉक्स, जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन होता हो, यानी कि हाइड्रोजन हट जाती हो, वो क्या कहलाता है, आपका रिडॉक्स कहलाता है। यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चले, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स बोलते हैं। अगला कह रहा है पॉलीथीन और पीवीसी, ठीक है, पॉलीविन क्लोराइड, यानी कि जिसके आपके क्या बने होते हैं, वायर के ऊपर की कवरिंग बनी होती है। वो कह रहा है पॉलीथीन और पीवीसी किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का, एक्रिल का। नो ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो है आपका थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच केमिकल इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एसी, एरेसोल स्प्रे, दैट फोम, एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा केमिकल है जो रेफ्रिजरेटर में, एसी में और एरोसोल में यूज होता है? ठीक है, तो इसका जो नाम है वो आपका ऑप्शन ए में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या, या मीथेन है क्या? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी पाया जाता है आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह में। लेकिन जो रिसेंट जो फ्रिज है उनमें अब सीएफसी नहीं यूज होता। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रिसेंट रिसेंट आपके फ्रिज हैं उनमें क्या यूज होता है सीएफसी की जगह पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं जिसके तहत वो जो उनकी इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आते हैं उसका विरोध करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन कह रहा है वो आइसोबैरिज्म, एमिनलिज्म, होमोस्टैटिस या सिम्बायोसिस। तो इसको बेसिकली बोलते हैं होम्योस्टैटिस। ठीक है, होम्योस्टैटिस इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंट में आंतरिक पर्यावरण में कोई भी चेंज होता है तो उसको विरोध करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी जो मानव कल्याण मंत्री है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है 51st इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसका नाम क्या है? साकार भारत, स्कूल प्रकाश, स्कूल चलो अभियान, शिक्षा का अधिकार। तो ये बेसिकली आपकी, ठीक है, पुराना करंट अफेयर्स है 2017 का, तो स्कूल चलो अभियान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इन विच स्टेट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च द प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना। एलपीजी पंचायत योजना की शुरुआत कहां करी गई? गुजरात में करी गई, उसी समय का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है रिसर्च फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा हैव डेवलप्ड डैश फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट। तो ये भी उसी समय का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है आपका अर्थक्वेक प्रूफ। अर्थक्वेक प्रूफ यानी कि भूकंप से बचाने को लेकर एक ऐसे फाइबर बनाया है जिसमें भूकंप का असर नहीं होगा। अगला कह रहा है कि रोबोट को एक तो ना आप ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला रोबोट कौन सा था जिसको नागरिकता मिली थी? ठीक है, उसका नाम था सोफिया। और कौन से देश ने दी थी? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है उस रोबोट का नाम बताओ जिसको नागरिकता मिली थी। तो उस रोबोट का को जो नागरिकता दी थी वो सऊदी अरेबिया ने दी थी। नेक्स्ट कह रहा है वेयर वाज द फाइनल मैच ऑफ 2017 वुमेन्स हॉकी एशिया कप। तो कहाँ हुआ था बेसिकली ये? ठीक है, वो जो उस समय का क्वेश्चन है ये आपका, तो अगर आपको पता होता उस समय कि जापान में हुआ था तो इसका ए आंसर सही हो जाता। अगला कह रहा है विनर ऑफ द 2017 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो जो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इससे ना आपको ये चीज सीखनी है कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, यानी कि इस साल के जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ से ना ये चीज सीखने को मिल सकती है। तो इसका उस समय का जो इसका सही आंसर है स्लोने स्टेफन्स। अगला कह रहा है कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसने 14th SAARCLW कॉन्फ्रेंस आयोजित करी? तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका है श्रीलंका। ठीक है, 37 का है डी, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है डायरेक्ट एयर फ्रेटर कॉरिडोर, एयर फ्रेटर यानी कि हवा के लेकर, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कौन से देश के साथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। गांधी प्राइज फॉर द पीस एंड डिसआर्मामेंट, गांधी प्राइज फॉर द सीक पीस एंड डिसआर्मामेंट यानी कि हथियारों को कम से कम यूज करने को लेकर ये जो आपकी बार का जो अवार्ड मिला है वो 2017 का डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था। उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज सेटअप बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक ना इस्कॉन नाम से आपने सुना होगा, इस्कॉन मंदिर आपके आसपास भी देखने को मिलते होंगे। तो वो कह रहा है कि जो इस्कॉन ने एक एक गांव
विलेज सेटअप करा है, उस विलेज का वो नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो उस विलेज का जो बेसिकली नाम है वो है गोवर्धन इको विलेज। ठीक है, इस्कॉन जो मंदिर होते हैं श्री कृष्ण जी को डेडिकेटेड होते हैं ये। ठीक है, तो उसका जो मंदिर है उसका नाम, उन्होंने एक गांव सेटअप करा है जिसका नाम है आपका गोवर्धन इको विलेज। अगला कह रहा है भारत के मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन विल सेटअप इन विच। भारत में मेगा कोस्टल जोन बनेगा, और वो पूछ रहा है कि कौन से राज्य में बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए कह रहा है आपके पास केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एक मेगा कोस्टल जोन बनेगा। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 2017 के अनुसार जीएसटी लगा था। ठीक है, और वो कह रहा है कि उन्होंने एक ऑफलाइन फैसिलिटी करी थी टैक्स पेयर के लिए टू फाइनलाइज विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो कौन से फॉर्म को लेकर, तो उस फॉर्म का नाम है GSTR 3B। ठीक है, GSTR 3B उस फॉर्म का नाम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है विच विच कंट्री ऑफ इंडिया हैज साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट ऑन सितंबर 28 2017 टू एक्सटेंड बायलेटरल कोऑपरेशन हेल्थ सेक्टर के अंदर। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट करा है। ठीक है, किस देश के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट करा है, किसके साथ, आपका स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर। ठीक है, तो ये भारत ने जो करा है ये करा है नॉर्वे के साथ। ठीक है, नॉर्वे के साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर एक एग्रीमेंट करा है। अगला फिर से क्वेश्चन कह रहा है, करंट अफेयर्स का है, कि जापान के साथ हमने एक एग्रीमेंट करा था, और वो एग्रीमेंट किसको लेकर था। तो ये जो एग्रीमेंट है वो है आपका टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर हमने ये एग्रीमेंट करा था। अगला कह रहा है किसने 6 करोड़ पेड़ लगाए हैं 12 घंटे के अंदर। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था आपका, जिसके तहत ये था कि भाई पृथ्वी के तापमान को बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, और इसको वो पूछ रहा है कि कौन से राज्य ने 12 घंटे के अंदर 6 करोड़ पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने उस समय पर ऐसा किया था। अगला कह रहा है कि ऑन October 1 2017 द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इम्पोज अ बैन ऑन हाउ मेनी मंथ्स ऑन सी फिशिंग एक्टिविटी। तो बीच बीच में क्या होता है कि सी फिशिंग पर बैन लगाती रहती है सरकार, ताकि जो मछुआरे ने अगर सारी फीसें निकाल ली तो फिर आगे प्रोडक्शन ना कम हो सकता है। इसलिए सरकार क्या करती है, बीच बीच में इन पे बैन लगाती है कुछ समय के लिए। तो ये पूछ रहा है कि कितने महीने के लिए फिशिंग एक्टिविटी पे बैन लगाया गया था, किसकी, ओलिव रेडले टर्टल की। तो एक तो आपने याद रखना है, ओलिव रेडले जो सी टर्टल है वो आपके, ठीक है, जो उड़ीसा का कोस्ट है ना वहां पे फेमस है। ठीक है, और कितने महीने के लिए बैन लगाया था, क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जो बैन लगाया था वो 7 महीने के लिए लगाया था, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, इनको सेपरेशन चाहिए होते है, शांति चाहिए होती है। ठीक है, दोबारा से रिप्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन इजराइल क्रिस्टल डाइड। इजराइल क्रिस्टल डाइड की 113 साल की उम्र में डेथ हो गई है। पूछ रहा है वो कौन से देश के व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है इजराइल, जापान, इंडोनेशिया, यमन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। पहला जो है इसका सही आंसर है इजराइल के ये व्यक्ति थे। अगला कह रहा है हु इज द हैंडीकैप इंटरनेशनल फर्स्ट एवर गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, हैंडीकैप इंटरनेशनल के जो पहले गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो बने हैं, ऑप्शन कह रहा है रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, डेविड बेकहम। तो ये जो बने हैं आपके, ये आपके बने नेमर। नेमर सी जो है इसका सही आंसर। अगला कह रहा है विच इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सर्व्ड बाय द ड्रोन फॉर कॉमर्शियल डिलीवरी। तो कॉमर्शियल डिलीवरी के लिए किस देश ने ड्रोन का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हो 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेकजेविक आइसलैंड। ठीक है, रेकजेविक आइसलैंड है, ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया फिलीपींस बेस्ड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ से एक चीज आपकी याद सीखने की है, आपकी आपसे पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन
अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, जो आपका धान का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो ये आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में। एक चीज तो आपने यहाँ से सीखनी है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेड कहाँ है, ये आपका मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सी शहर के अंदर, ठीक है, इन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर भी सेटअप करा है। तो ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि भाई ये वर्धा में सेटअप किया है क्या, पटना में किया है क्या, गाजीपुर में किया है क्या, वाराणसी में किया है क्या। तो ये जो इन्होंने सेटअप करा है वो करा है वाराणसी के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपका स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।